हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते हुए हमने हर्डमेनिया का जो पूरा चैप्टर है वो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया। जो भी सिस्टम्स थे उनके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, जो प्रोसेसेस जो मैकेनिज़्म चल रहे थे उन सिस्टम में उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। तो वो चैप्टर हमारा ओवर हुआ और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका ब्रैंकियोस्टोमा। अब हर्डमेनिया जो कि यूरोकॉर्डेटा में आ रहा था, अब यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ना है जो कि सिफेलोकॉर्डेटा का पार्ट है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के अंडर में से पढ़ना है। तो फिर ब्रैंकियोस्टोमा की अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि और पोर्शन मैं बीच में कवर कर सकूँ। तो ब्रैंकियोस्टोमा की जहाँ तक हम बात करें तो फाइलम कॉर्डाटा के अंदर आता है। हम अगर सब फाइलम या सब फाइलम से पहले अगर हम ग्रुप देखें, फाइलम के बाद अगर हम ग्रुप देखें तो ये यहाँ पे आता है एक्रेनिया में या एक्रेनियाटा में। हम फाइलम के बाद अगर ग्रुप देखें तो ये आता है एक्रेनिया में। ग्रुप इज एक्रेनिया, मतलब क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होगा, खोपड़ी प्रेजेंट नहीं होगी, स्कल प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। सो कॉर्डेट्स में आते हैं मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। क्रेनिया में आते, एक्रेनिया में आते मतलब जो क्रेनियम है या फिर जो खोपड़ी है वो प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद अपन देखते हैं सब फाइलम। सब फाइलम की बात करें तो ये आता है आपका सिफेलोकॉर्डाटा में। सब फाइलम की बात करें तो हर्डमेनिया था यूरोकॉर्डेटा और यह है आपका सिफेलोकॉर्डेटा में। क्लास इज लेप्टोकार्डाई। क्लास की अगर बात करें तो लेप्टोकार्डाई। क्लास के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे फैमिली की, दैट इज ब्रांचियोस्टोमिडिया। फैमिली ब्रांचियोस्टोमिडिया और जीनस की बात करें तो ब्रांचियोस्टोमा। फाइनली हम यहाँ पे जीनस की बात करें तो ब्रांचियोस्टोमा या ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा यहाँ पे कॉमन नेम आप देखो तो इसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सस। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फियोक्सस। ओके, कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एम्फियोक्सस। तो एम्फियोक्सस का मतलब क्या होता है? एम्फियोक्सस अगर वर्ड की बात करें तो ग्रीक में यहाँ पे एम्फी और ऑक्सिस ये दो शब्दों से बना है। एम्फी का मतलब होता है डबल और ऑक्सिस का मतलब होता है शार्प, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही तरफ से शार्प हो, वैसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही तरफ से शार्प, नोकीला या पतला हो। इस तरह से आप समझ सकते हो कि बीच की जो बॉडी है वो थोड़ी मोटी हो और बाकी दोनों तरफ से जो ऑर्गेनिज्म है वो शार्प इंडेड हो, उसको अपन बोलते हैं एम्फियोक्सस, या फिर इसको अपन लेंसलेट भी बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हो भालाकार, भाला के आकार का भालाकार, लेंसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एम्फियोक्सस, लेंसलेट या फिर ब्रांचियोस्टोमा, आप तीनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हो। कॉमन नेम इज एम्फियोक्सस। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया क्योंकि क्रेनियम नहीं प्रेजेंट होता है। सिफेलोकॉर्डेट्स में आते हैं लेप्टोकॉर्डाई, ब्रांचियोस्टोमेडिया और जीनस है आपका ब्रांचियोस्टोमा। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो ब्रांचियोस्टोमा है वो मेराइन और एस्टुअराइन हैबिटेट्स में मिल सकते हैं दोनों। फाउंड इन मेराइन एंड एस्टुअराइन, मेराइन एंड एस्टुअराइन हैबिटेट। मेराइन तो आपको पता है समुद्री हैबिटेट। एस्टुअराइन हैबिटेट वो हुआ जहाँ पे वैसा कोस्टल एरिया, वैसा एरिया जहाँ पे नदियाँ आके समुद्र से मिलती हैं,
जो फ्रेश वाटर की नदियां हैं वो सलाइन वाटर या मेराइन वाटर नदी से जो है वो मिलती है, उस पर्टिकुलर एरिया को अपन बोलते हैं स्टोराइन रीजन। यहाँ पे भी पानी में सैलिनिटी आ जाती है, नमक यहाँ पे भी पानी में आ जाता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये नमक वाले पानी में मिलता है या सलाइन वाटर में मिलता है। ओके, समुद्री पानी में मिलता है तो सलाइन वाटर में मिलता है। यहाँ भी समुद्री पानी मौजूद है और यहाँ तो है ही है क्योंकि मेराइन है। उसके आगे अपन देखते हैं कॉमनली फाउंड इन सी शोर्स, कॉमनली फाउंड इन सी शोर्स। सी शोर्स बोलने का क्या मतलब है? सी शोर्स यहाँ पे बोलने का मतलब है कि समुद्र का किनारा जहाँ पे जो, या समुद्र का किनारा भी मत समझो, ऐसी जगह बेसिकली ये समुद्र के पास ही मिलेगी जहाँ पे मिट्टी या जो रेत हो वो बिल्कुल नम हो, बिल्कुल नम हो, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से धंस सके। वैसे एरिया को सी सोर्स बोलते हैं। एक तरह से यही समझो, समुद्र का किनारा ही समझो जहाँ पे मिट्टी या फिर रेत होती है जो कि बिल्कुल नम होती है, सॉफ्ट होती है, उसको हल्का सा दबाओ आपकी उंगली बिल्कुल अंदर चली जाएगी, वैसा। तो वैसे एरिया में ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैंकियोस्टोमा हैं, ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरह से जो मिट्टी मौजूद रहती है या फिर जो रेत मौजूद रहती है उसके अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। मतलब इनका जो टेल रीजन है, जो पूंछ वाला एरिया है, टेल वाला रीजन है, वो मिट्टी के अंदर रहता है पूरी तरह से धंसा हुआ, और इनका जो हेड वाला पोर्शन है, फ्रंट जो पोर्शन है, वो मिट्टी के थोड़ा सा बाहर रहता है। ठीक है। सो जो लेयर होगी, फ्लैट सरफेस होगा, उसके अंदर धंसे हुए रहेंगे, दैट आर ब्रैंकियोस्टोमा। दे आर फाउंड इन सी शोर्स, ये तो पता चल गया। उसके बाद अपन देखते हैं इट लिव्स इन सी वाटर बिटवीन 15.4 to 33.1% सैलिनिटीज़। लिव्स इन सी वाटर, सी वाटर, और वो भी कैसे सी वाटर में? बिटवीन having salinity between 15.4% to 33.1%। वैसे सी वाटर में रहते हैं या वैसी जगह सर्वाइव करते हैं जहाँ की जो सैलिनिटी है या सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो 15.4 से 33.1% के आसपास रहे, उस तरह के ये एरिया में रहते हैं, उस तरह के एक्वेटिक एरिया में ये रहते हैं। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं अलग अलग स्पीशीज़ जो होंगी ब्रैंकियोस्टोमा में, वो अब हमने सैलिनिटी का इतना बड़ा जो गैप रखा है 15.4 से 33.1, इतना बड़ा जो गैप रखा है वो किस कारण से रखा है? हो सकता है कुछ स्पीशीज़ जो है वो 15.4% पे सर्वाइव करे पर उससे ज़्यादा की सैलिनिटी नहीं सर्वाइव कर पाए। कुछ स्पीशीज़ हो सकता है कि उसको 30% से ज़्यादा की सैलिनिटी चाहिए, उसके कम के सैलिनिटी वो सर्वाइव ना कर पाए। तो अलग अलग स्पीशीज़ का सैलिनिटी के प्रति अलग अलग टाइप का टॉलरेंस होता है, मतलब अलग अलग टाइप की सहने की क्षमता होती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का टॉलरेंस होता है अलग अलग टाइप की सैलिनिटी के आधार पे। तो इसको अपन लिखेंगे डिफरेंट स्पीशीज़ में शो डिफरेंट स्पीशीज़ में शो डिफरेंट टॉलरेंस, डिफरेंट स्पीशीज़ में शो डिफरेंट टॉलरेंस टू सैलिनिटी चेंजेस, टू सैलिनिटी चेंजेस। मतलब अलग अलग स्पीशीज़ जो है उनके अंदर सैलिनिटी के प्रति या नमक के प्रति जो टॉलरेंस होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, अब यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म होता है। बेसिकली ये सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म होता है। सेडेंटरी का मतलब क्या था?
जो कि ठहरा हुआ हो, नॉट एक्टिव, नॉन एक्टिव। तो बेसिकली एक सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म होता है, बट पानी में ये एक्टिवली स्विम कर सकते हैं। एक चीज़ कि पानी में एक्टिवली स्विम कर सकते हैं बट ये सेडेंटरी होते हैं, इसका मतलब है कि ये डुअल लाइफ जीते हैं। इनको जब तैरना होता है तब ये तैर लेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल एक जगह पड़े रहेंगे डीएक्टिवेटेड फॉर्म में। पर जब तैरना होगा तो तैर सकते हैं। अब ये जो तैरते हैं वो वर्टिकली तैरते हैं, मतलब नॉर्मली फिशेस इस तरह से तैरती हैं हॉरिजॉन्टली, बट ये जो है ये ऐसे वर्टिकली तैरेंगे। ओके, सो वर्टिकली ये तैरेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं फ़िश की तरह ये तैर सकते हैं वर्टिकली, नॉर्मली हॉरिजॉन्टली तैरते हैं फ़िश, बट ये वर्टिकली तैरते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो इनका तैरना है ये इनके मसल के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू इनकी मूवमेंट हो पाती है। इनके मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, उस कारण से जो फोर्स पैदा होता है, उसी कारण से ये मूव कर पाते हैं या स्विम कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर न्यूट्रिशन जाने की जो पूरी फंक्शनिंग होती है वो वाटर करंट के थ्रू होती है। पूरे शरीर में वाटर करंट का बहाव होता है, जिस तरह से हमने हर्डमेनिया में पढ़ा था वाटर करंट के बारे में, उसी तरह से वाटर करंट इनके अंदर होता है, जहाँ पे वाटर करंट के थ्रू न्यूट्रिशन जो है या न्यूट्रिएंट्स या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं खाने के वो अंदर जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद वो वाटर करंट के थ्रू ही सारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर आता है। तो ये बेसिक इंट्रो था आपका ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फिओक्सस का। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक्रेनिया हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स हैं और कॉर्डेट में आता है, ये तो पता होना चाहिए। कॉर्डेट में आता है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स तो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 3 तो ज़रूर याद रखना कि ये किस फाइलम से आते हैं, कौन सा ऑर्डर है और किस फाइलम से, किस ग्रुप से और कौन सा सब फाइलम है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये एक इंट्रो वीडियो था, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिओक्सस। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी डिटेल में ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में जानेंगे। इसको आप हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।